सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों में आवेश का अभिगमन। इसका अपना पहला टॉपिक रहेगा अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो हम जानते हैं अशुद्ध परमाणु जो होता है वो अर्धचालक होता है और उसकी हमें आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। आसान टॉपिक है, शुरुआत करते हैं। एक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर पंच संयोजक परमाणु जैसे आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो जर्मेनियम क्रिस्टल में जर्मेनियम की संरचना में से कुछ जर्मेनियम परमाणु की जगह आर्सेनिक परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कुछ आर्सेनिक परमाणु आ जाते हैं। हम जानते हैं कि जर्मेनियम परमाणु के संयोजी बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 4p2 चौथे कक्षक में है, 2 s में रहेंगे और 2 p में रहेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय sp कक्षक बनाते हैं जो चतुष्फलकीय बंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आर्सेनिक में 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p3 होता है, 2 s में और 3 p में। इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने निकटतम जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु से चतुष्फलकीय बंधन बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्सेनिक प्लस आयन क्लोराइड से शिथिल रूप से बद्ध रहता है, मतलब कमज़ोर रूप से जुड़ा रहता है एवं चालन के लिए स्वतंत्र होता है। इस 5वें इलेक्ट्रॉन को इसके जनक परमाणु से अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वह ऊर्जा ही अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है या अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा होगी। माना अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा Ed है। सामान्यतः करीब 10 लाख परमाणुओं पर एक अशुद्ध परमाणु होता है। यह परमाणु दाता परमाणु कहलाता है एवं माध्यित अर्धचालक N प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। 5वें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं तरंग फलन को हल करने के लिए इसकी तुलना हम हाइड्रोजन परमाणु से करते हैं। आर्सेनिक प्लस क्लोराइड को एक प्रोटॉन की तरह मानते हैं एवं 5वें इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की तरह मानते हैं। फलस्वरूप हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा सूत्र में उचित संशोधन करके इसका उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो निम्न प्रकार होता है: En बराबर me4/2h स्क्वायर 4πε0 की स्क्वायर, जिसको हल करने पे हमें ऊर्जा का आयनन ऊर्जा का मान 13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है। कक्षा 11 में ये फॉर्मूला था, वही बोर की कक्षा से वही है। हाइड्रोजन परमाणु एवं अर्धचालक में स्थित अशुद्ध परमाणु में 2 मुख्य अंतर है। क्योंकि हम इसकी तुलना हाइड्रोजन परमाणु से कर रहे हैं तो उससे ये किस प्रकार भिन्न है ये हमें यहाँ देखना जरूरी हो जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु और अर्धचालक में स्थित अशुद्ध परमाणु में मुख्यतः 2 अंतर होते हैं। पहला जो अंतर है वो ये है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान जो होता है वो me होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो m होता है। और दूसरा अंतर जो होता है वो ये है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन एक माध्यम में घूमता है, जबकि एक स्थैतिक प्रावैद्युतांक जो होता है वो एप्सिलॉन होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो निर्वात स्थिरांक होता है वो ε0 होता है, यानी क्रिस्टल के लिए जो प्रावैद्युतांक होगा वो तो एप्सिलॉन होगा और हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए जो नियतांक होगा निर्वात का वो ε0 होगा। तो ये 2 अंतर आ गए।
अतः क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन पर अपेक्षाकृत दुर्बल कूलाम्ब बल लगता है। इस प्रकार दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो आयनन ऊर्जा होती है उसे हम निम्न प्रकार लिखते हैं। दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा AD बराबर e⁴me अपॉन 2 4 पाई एप्सिलॉन की स्क्वायर h स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसमें हमने अपने हिसाब से या हाइड्रोजन परमाणु से तुलना करने के लिए दो संशोधन किए हैं। यहाँ m को गुणा किया है तो यहाँ me में m का भाग लगा दिया, जैसे ऊपर नीचे गुणा करने के लिए होता है। और यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट लिखा है तो यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट कर दिया स्क्वायर में, ताकि या ऊपर ये कह सकते हैं ऊपर के भाग में m का गुणा और भाग किया है और नीचे के भाग में एप्सिलॉन नोट का गुणा और भाग किया है इस स्क्वायर के अंदर। तो ये भाग जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया हमें और ये भाग हाइड्रोजन की तुलना से मिल गया। तो इसका जो मान है वो 13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये हमें अतिरिक्त राशि मिल गई है। इसे हमने समीकरण 3 नाम दे दिया है। Me/m के प्रतिरूपी मान जो है वो करीब 0.1 होते हैं, यानी इनका जो अनुपात होता है वो लगभग 0.1 होता है। जबकि अर्धचालकों के लिए एप्सिलॉन नोट का जो प्रतिरूपी मान होता है वो लगभग 10 होता है, यानी इसका जो मान होगा Me/m उसका मान 0.1 होगा और इस अंदर वाले का मान 10 होगा तो स्क्वायर का मान 100 हो जाएगा। तो ऊपर 0.1 और नीचे 100, 1000 पे चला गया मामला। अतः अर्धचालकों में दाता अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा की करीब 10⁻³ गुना होती है। इस प्रकार प्रतिरूपी जो मान होते हैं वो 10 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रास में होते हैं। फास्फोरस परमाणु की जर्मेनियम में अशुद्धि होने पर आयनन ऊर्जा जो होती है उसका मान 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। अतः दाता परमाणु के 5वें इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का मान हम ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या निम्न प्रकार लिखी जाती है। A0 बराबर h² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन me², इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कक्षा की जो त्रिज्या है उसे हम निम्न सूत्र से देते हैं। AD बराबर h² 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन me², इक्वेशन 5। और इस इक्वेशन 5 को भी हमने संशोधन कर दिया है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट कर दिया और यहाँ पे बाहर लिख लिया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ me की जगह m लिख दिया है, यहाँ me/m हो गया। तो ये नियतांक हमें बाहर मिल गया। ये एक नियत मान है जिसको हमने A0 लिख दिया है। A0 जो है वो बोर त्रिज्या है, इसका मान 5.29 × 10⁻11 मीटर होता है। तो इस प्रकार हमें समीकरण 6 मिल गई है। समीकरण 6 AD का जो प्रतिरूपी मान है वो लगभग 100 गुना मिलता है A0 का, इसका 100 गुना मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कई इकाई सेलों तक जा सकते हैं और इसे हम निम्न चित्र द्वारा दर्शाते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये सिलिकॉन परमाणु है, एक आर्सेनिक परमाणु आ गया। तो एक आर्सेनिक परमाणु जो है वो 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बना लेता है और ये आर्सेनिक परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका कक्षक है। ये आयनित आर्सेनिक परमाणु जिसे दाता परमाणु कहते हैं, ये पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है। तो ये आर्सेनिक परमाणु जो है वो 4 इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, 4 सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा हुआ है और इसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब हम अर्धचालक के ऊर्जा बैंड आरेख में अशुद्ध परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था ऊर्जा को चालन बैंड से ED दूरी पहले या नीचे की ओर दिखाते हैं, अर्थात ED जो है वो वर्जित क्षेत्र में आ जाता है। इसे हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। इस चित्र में ये जो है आपका चालन बैंड है, जबकि ये दाता स्तर है और ये आपका संयोजी बैंड है, ये आपका ग्राही स्तर है।
तो ये आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल रह जाएगा। अतः दाता परमाणु के मूल हाइड्रोजेनिक अवस्था n=1 में इलेक्ट्रॉन को यदि ईडी ऊर्जा दी जाए तो वह चालन बैंड के निचले तल पर आ जाता है। यहाँ यह इलेक्ट्रॉन जो है वो दाता परमाणु से बंधा हुआ नहीं रहता है। यदि अशुद्धि परमाणु में क्रिस्टल परमाणु की तुलना में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो ऐसे अशुद्धि परमाणु को हम ग्राही परमाणु कहते हैं। यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजक इंडियन परमाणु की अशुद्धि का उपयोग करें तो इस अशुद्धि परमाणु का बंधन जो है वो क्रिस्टल में होने के लिए क्रिस्टल के संयोजी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है। अतः इस स्थान पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण इस स्थान को हम होल कहते हैं। अब आपका धनात्मक होल ऋणात्मक रोड की ओर आकर्षित होता है। अतः ग्राही परमाणु से इस होल को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक आयनन ऊर्जा होगी उसका मान होगा EA बराबर E4mh/4πε² वही हम संशोधन करते हैं। ये आपका MH नहीं होगा, M ही होगा। E4m/4πε² गुणा MH/m/E/ε/0² हो गया। तो यहाँ MH जो है वो आपका प्रभावी होल का द्रव्यमान है। ग्राही परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है उसका मान भी 10 से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास में होता है और इस मान को हम AD द्वारा दर्शाते हैं। ग्राही परमाणु को आयनित करने से हमारा अभिप्राय यह है कि हम संयोजी बैंड के ऊपरी क्रोड से एक इलेक्ट्रॉन हटाकर ग्राही परमाणु की बंधन अवस्था में रख दें अथवा ऋणात्मक आवेशित ग्राही परमाणु की मूल अवस्था कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर उसे संयोजी बैंड में रख दें। इस प्रकार ऊर्जा बैंड आरेख में होल ऊर्जा जो है वो EA मान से नीचे की ओर बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन के लिए संयोजी बैंड से EA मान से ऊपर वर्जित क्षेत्र में आ जाती है। तो ये आज का आपका टॉपिक रहा जो था अशुद्ध परमाणु की आयनन ऊर्जा। धन्यवाद।